मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं अभी बिहार में जैसा एग्ज़ाम हुआ उसमें सफल होकर मेरा चयन हो चुका है और मैं बस यूँ ही आप लोग को कुछ अपने साथ, मैं भी आप लोगों से सीखूंगा और आपको भी कुछ हो सके तो मैं सिखाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत कुछ कंटेंट ला रहा हूँ। यदि आप लोगों को पसंद हो तो आगे शेयर कीजिए। एंड आज मैं आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक पॉलिटी से एक चैप्टर, छोटा चैप्टर नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा चैप्टर, बट मैं आज थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और अच्छा लगे तो आप लोग उसको पढ़ें, बार बार देखें और दोस्तों को भी दिखाएं। सो आज हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर है संसद, यानी कि जिसको पार्लियामेंट बोला जाता है। पॉलिटी पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, यदि आप संसद को समझ चुके हैं तो समझिए कि आपकी पॉलिटी पे अच्छी कमांड है। इसलिए संसद के बारे में जानना और खास करके यानी कि भारतीय संविधान का जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा कुछ संसद से ही होता है। वो संसद में ही तैयार हुआ था। जैसे कि हमारा जो संविधान तैयार हुआ वो संविधान सभा द्वारा तैयार हुआ था, तो संविधान सभा भी एक प्रकार की संसद ही थी। बाद में उसी संविधान सभा का जो विस्तृत रूप बना उसी को संसद बोला गया। और आज हम थोड़ा बहुत आप लोग को संसद के बारे में ही बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो संसद होता है, इस संसद, इसको हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट ही बोला जाता है। और हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 79 से 122 के बीच, यानी कि 79 से 122 के बीच संसद के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं संसद में क्या क्या होता है। और एक बात दोस्तों कि संसद, कोई भी किसी भी देश का संविधान जो होता है उसका जो कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा देश का संविधान अच्छा है, कौन सा देश का संविधान बुरा है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमको हमेशा देखना होता है कि जो हमसे पहले से कोई चीज़ है तो उससे कंपैरिजन किया जाता है। तो इसी तरह इंडिया का संविधान है, किसी भी देश का संविधान जो है उसका कंपैरिजन खास करके अमेरिका के संविधान और ब्रिटेन के संविधान से किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान को सबसे पुराना संविधान माना जाता है। और उसके बाद ब्रिटेन तो एक कॉलोनियल स्टेट था जो कि पूरे वर्ल्ड पे लगभग राज किया है, इस कारण उसी के संविधान से भी कंपेयर किया जाता है किसी भी संविधान को। तो हम आज जो भी पढ़ेंगे उसको अमेरिका और इंग्लैंड के कंटेंट से, इंग्लैंड के संविधान से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए भारत में जो संसद, उसको अनुच्छेद 79 से 122 के बीच संसद के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। तो भारत का जो संविधान है उसमें संसद जो है वो तीन संसद के जो भाग होते हैं वो तीन होते हैं। और संसद के तीनों भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस तीनों को मिलकर संसद बनती है। ठीक है, तो संसद का काम क्या होता है मेनली, जो देश में जो भी कानून बनता है, यानी कि जो हम जिस कानून को फॉलो करते हैं, जिस कानून से हम, जैसे कि इधर जीएसटी के लिए कानून बना, नोटबंदी के बाद कुछ हुआ, इधर किसान बिल जो पारित हुआ, फिर किसान बिल को वापस लिया गया, तो जितना भी काम अभी रिसेंट में हो रहा है या पहले से जो भी काम हो चुका है सब पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। वहीं से कानून बनता है, वहीं बिल पेश होता है, बिल पे बहस होता है और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तब जाके वो कानून बनता है और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो जो कुछ लोग, जैसे कि आम लोग, जैसे कि अमेरिका के संविधान से हम कंपेयर किया जाए तो अमेरिका का संविधान में वहाँ के संसद को कांग्रेस बोला जाता है। तो कांग्रेस में जो होता है वहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, लेकिन वहाँ के संविधान में जो राष्ट्रपति होता है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो संसद का स्वरूप है वो इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में भी अपर हाउस, लोअर हाउस होता है और उसकी जो क्राउन होती है उसको मिला के संसद बोला जाता है। तो इंडिया कॉलोनियल स्टेट रह चुका है इंग्लैंड का, इसीलिए इंडिया चाहता है कि इंडिया के जो संविधान बनाने वाले थे वो उसी के अनुसार भारतीय संविधान तैयार किए और उसी के अनुसार संसद का निर्माण किए। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तीनों को मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन या चर्चित सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं। और इसको निम्न सदन, चर्चित सदन और द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, प्रथम सदन या बड़ों की सभा बोला जाता है। और राष्ट्रपति तो स्वयं में होता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर संसद बनता है। और कोई भी बिल पास होता है तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में
पास होता है, या पारित बोलो तो उसको पारित बोला जाता है, पारित होता है, तो पहले वो राज्यसभा में जा सकता है या लोकसभा में। तो राज्यसभा या लोकसभा से पारित होने के बाद अंततः वह राष्ट्रपति का जब उस पर मुहर लगता है तभी वो जाके बिल तैयार होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो लोकसभा को चर्चित सदन इसलिए भी बोला जाता है, लोकसभा को चर्चित सदन बोला जाता है कि वहां अधिकतर बिल पर चर्चा होती है, यानी कि वहां सबसे जो चर्चा का पार्ट होता है अलग अलग होता है। आगे की क्लास में हम बताया जाएगा कि चर्चा किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं राज्यसभा को उच्च सदन, प्रथम सदन और बड़ों की सभा बोला जाता है। और तो देखते हैं, अब लोकसभा में कुल 552 सीट होती है, 552 सीट, और राज्यसभा में कुल 250 सीट होते हैं, यानी कि उतने सदस्य होते हैं। और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो राज्य से और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहां से चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा की सीट है उसमें भी वही होता है कि लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से लगभग डायरेक्ट निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान करके चुने जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आए थे। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मतदान करते हैं, वोटिंग बूथ पे जाते हैं और वहाँ मतदान करते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा हम लोग डायरेक्ट मतदान नहीं करते हैं, हम लोग द्वारा चुने गए पार्लियामेंट के मेंबर, स्टेट में जो विधानसभा होती है उसके मेंबर वोटिंग करते हैं, उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। और राज्यसभा में एक खास बात और है कि राज्यसभा में टोटल 250 सीट यानी कि 250 सीटों में से 229 सीट को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। कैसे निर्वाचित किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत करने का मतलब उनका चयन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उनका चयन किया जाता है। तो वो 12 सदस्य कैसे होते हैं? किसी को भी ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी है किसी को भी 12 लोग को चुन लें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि राष्ट्रपति उन्हीं 12 लोगों को चुनते हैं। उनके लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है कि वो क्या हो, किसी भी क्षेत्र में, जैसे कला, विज्ञान, संस्कृति, खेल, किसी भी क्षेत्र में उनको खास नॉलेज हो, खास जानकारी हो, उन्हीं 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब होता है कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा इनके जो भी सदस्य होते हैं तो वो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है, तो उनका चयन कैसे होता है? जैसे कि यूपी है तो यूपी में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है। उसी तरह आप बिहार में देख लीजिए तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो इतने भारत में इतने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं अभी, और तो उसमें सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सदस्यों की संख्या होती है, सदस्यों की संख्या किस स्टेट में कितनी होगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो देखिए, तो सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, चाहे वह सीट लोकसभा का हो चाहे वह सीट राज्यसभा का हो, उसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही किया जाए। तो इससे देखिए, जैसे कि यूपी की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है, तो उसके सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा कितना है? 80 है। और जो मिजोरम, नागालैंड जो छोटे स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनमें जनसंख्या कम है, तो इसलिए उनके सदस्यों की संख्या एक होती है, कम होती है। और बिहार एक मीडियोकर स्टेट है, उसमें भी जनसंख्या बहुत है, बिहार दूसरे नंबर पे आता है पूरे देश में जनसंख्या के। बट वो क्या है कि उसका जो सदस्य संख्या, बिहार का सदस्य संख्या 40। उसी तरह राज्यसभा में हम आते हैं तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 31 है, त्रिपुरा में सदस्यों की संख्या 1 है, और वहीं बिहार में सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है, अब देखिए, अब जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, तो लगभग सभी लोग को पता होता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है।
इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब तो ऐसे ही इतना ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पर याद रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष माना जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में एक बार जो चुन के चले जाते हैं वो लगातार 5 साल तक काम करते हैं। वो मंत्री के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी मंत्रालय में वो काम करे, वो लगातार 5 साल तक काम करते हैं। बट राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में कोई भी मेंबर लगातार 6 साल तक रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो इसमें बात ये होता है ना कि यहाँ जो जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से 1/3 मेंबर यानी कि 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 साल के बाद स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि उसको बदला जाता है। इस तो 1/3 सदस्य करने पे पूरा वो हाउस का वो हो जाता है, पूरा हाउस का निर्माण होता है और 2-2 साल पे उनको रिप्लेस किया जाता है, यानी कि 2 3 जा 6 यानी कि 6 ईयर्स उनका क्या होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है। और यहाँ भी एक समझने वाली बात क्या है कि एक और देखिए कि यहाँ जो है लोकसभा जो है, लोकसभा में 552 सीट होते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट्स हैं। ठीक है। तो इसमें से क्या है कि जो 530 सीट्स हैं, 530 सीट्स जो हैं ये स्टेट से हैं, यानी कि राज्यों से हैं। ठीक है। और जो 13 सीट्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज से हैं, यूटी से, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से। और पहले क्या होता था, पहले मतलब कि कुछ दिन पहले ही जो भारत का आगे हम साफ कर लेते हैं इसको, यदि कुछ करना हो तो नोट करना हो तो कर लीजिए। जब भारत का 104th अमेंडमेंट हुआ 2019-20 में, तो इसमें क्या कहा गया कि जो पहले होता था ना कि 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जो ये देखिए यहाँ पे भी टोटल 545 सदस्य हैं, तो 530 और 13 टोटल 543 सदस्य हुए। तो 2 सदस्य कहाँ गए, तो वो 2 सदस्य जो होते थे उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक है। तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। बट क्या हुआ कि जब 104वां अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान संशोधन हुआ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे आगे क्लास में बताया जाएगा, जो संविधान संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। इसको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद संविधान में संशोधन किस तरह से होता है, मौलिक अधिकार में संशोधन किस तरह से होता है, आगे सारी बातें डिटेल से बताई जाएगी। बट अभी फर्स्ट क्लास है तो मोटा माटी जो भी होता है अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए कि उसमें से जो 2 सदस्य होते थे वो एंग्लो इंडियंस होते थे, और जो एंग्लो इंडियंस के सदस्यों की संख्या को खत्म कर दिया गया, उनको मनोने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। वो भारत में 104वां अमेंडमेंट था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो 104th अमेंडमेंट था उसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोने कम कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, अब एक बात इसमें से बहुत लोगों को नहीं पता हो कि ये एंग्लो इंडियन होते कौन है। सब लोग को पता होता है, सब लोग जानते हैं कि ये 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये एंग्लो इंडियंस होते क्या है, बस रटने से काम नहीं, यहाँ सारा बात को समझना पड़ेगा। तो देखिए एंग्लो इंडियंस होते क्या है कि जब इंडिया आजाद हुई, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तो क्या हुआ कि लगभग अंग्रेज यहाँ से चले गए, जो ब्रिटिश कॉलोनी बना के यहाँ रह रहे थे वो चले गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग को भारत अच्छा लगा, या किसी का कोई भी कारण हो, जो भी कारण हो, कुछ अंग्रेज लोग यहाँ रह गए। तो हुआ क्या कि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन भारत का जो संसद है उसमें आरक्षण दिया गया है कुछ लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति को। तो भारतीय संसद का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वहाँ भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सबों का प्रतिनिधित्व इसमें हो। लेकिन क्या हुआ कि अब हम लोग के यहाँ वोटिंग सिस्टम है, तो वोटिंग सिस्टम में हम लोग को पता है, जो भारत की विडंबना है कि इंडिया में वोट कास्ट बेस पे होता है, धर्म बेस पे होता है। तो इस तरह से
वोट होता है तो हम लोग जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होता है उसका संसद में सदस्य संख्या ज़्यादा होता है। बट हुआ यूं कि जब एंग्लो इंडियंस रहे तो वो उनकी सदस्य संख्या जो थी बहुत कम थी, एंग्लो इंडियंस की सदस्य संख्या बहुत कम थी, तो वो इलेक्शन लड़ने के बावजूद उनका चयन पार्लियामेंट में नहीं हो पाता, उनकी सदस्य संख्या इतनी कम थी। तो संविधान में प्रावधान लाया गया कि एंग्लो इंडियंस का चुनाव राष्ट्र उनको संसद में पहुंचाने के लिए एक नियम लाया गया कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को संसद भवन अपने मन से मनोनीत करके भेजेंगे। ठीक है, तो समझ में आया एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, यानी कि वैसे इंडियंस जो कि इंग्लैंड के वासी थे लेकिन भारत आजाद होने के बाद वो इंडिया में रह गए, उसी को एंग्लो इंडियंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से और कुछ समझने वाली बात यह है कि देखिए, अब जैसे कि हम शुरू में ही बताए थे कि इंडिया का जो संसद है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर लिया गया, यानी कि वहां भी उच्च सदन है, वहां भी उच्च सदन है, निम्न सदन है, और वहां राष्ट्रपति की जगह पर क्राउन होता है, यानी कि महाराजा या महारानी, माफ कीजिए, महाराजा या महारानी, ज्यादातर महारानी ही होती है। तो देखिए, अब हम बात यहाँ यह है कि वहां जो है, अब यदि पार्लियामेंट इंग्लैंड के पार्लियामेंट से भारत के पार्लियामेंट को कंपेयर किया जाए तो इंग्लैंड का पार्लियामेंट में जो निम्न सदन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा लगभग दोनों का पावर सेम होता है, कुछ बातों को छोड़कर जो कि हम आगे बताएंगे। तो लेकिन जो इंग्लैंड का लोकसभा होता है, यानी कि वहां का जो निम्न सदन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और वहां की जो महारानी होती है उसके पास पावर बहुत ही कम होता है भारत के राष्ट्रपति के अपेक्षा। भारत के राष्ट्रपति के पास भी पावर, बस वो उनको बोला जा सकता है कि बस वो ऐसे, मतलब कि हम लोग गांव घर के भाषा में बोलते हैं कि वो सिर्फ मुहर लगाने के लिए होते हैं, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो है इंडिया में बहुत सारा पावर ऐसा होता है जो राष्ट्रपति खुद निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि यदि कुछ उदाहरण में लिया जाए तो किसी बिल को वो जैसे कि कोई बिल विवादित है तो उसको अपने पास वो रख सकते हैं, उसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, सबके बारे में आगे बताया जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास उस तरह होता है, या कोई उस तरह की आपात स्थिति आ जाती है जैसे कि किसी प्रधानमंत्री की हत्या हो गई या कोई उस तरह का हो गया, देश में संकट आ गया, तो उस टाइम किसको प्रधानमंत्री बनाना है वो राष्ट्रपति स्वतः निर्णय ले सकते हैं। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत का राष्ट्रपति उतना ही पावरफुल है जितना कि इंग्लैंड के क्राउन, ये बात गलत है। जो इंग्लैंड के क्राउन है उससे भारत के राष्ट्रपति का पावर ज्यादा होता है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक फुल चैप्टर डिटेल से आएगा, उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने संसद के बारे में लगभग बहुत कुछ आप समझ चुके हैं। और एक दो कुछ टॉपिक्स और हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि संसद में बिल पास होता है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये प्रोसेस तो पता ही है, लेकिन कुछ कुछ बिल जो होता है ना कि विवादित हो जाते हैं कि ना लोकसभा से पास हो पाता है ना राज्यसभा से पास हो पाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स में हम बता देते हैं कि उसके लिए क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल पास होता है, जब दोनों में से कहीं पास नहीं हो पाता तो उसके लिए भारत के संविधान में एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक, ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत होता है, अनुच्छेद 108 के तहत। तो संयुक्त बैठक होता क्या है कि जैसे कोई विवादित बिल है जिसपे न जो पास नहीं हो पा रहा है, न राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में नहीं हो पा रहा है, लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में नहीं हो पा रहा है, लेकिन बिल पास होने के लिए क्या है कि दोनों सदन से पास होना जरूरी है। तो किसी किसी मुद्दे पे ऐसा होता है, जबकि भारत में अभी तक संयुक्त बैठक मात्र 3 बार हो चुकी है। कब कब हुई है सारा डिटेल से बताया जाएगा बाद में, बस आपको ओवरव्यू एक दे रहे हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। और इसकी अध्यक्षता जो होता है लोकसभा के
लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोशिश कीजिए कि सुन के लिख लिया जाए, मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है इसके लिए सॉरी। तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ये पॉइंट्स को तो नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और यदि इतना में समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आगे की क्लासेस के लिए मोटिवेट करें। जय हिंद, गुड बाय।